नमस्कार दोस्तों, हिमालय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो हमने प्रथम अध्याय अपने पिछली 3 वीडियो में कर लिया है। आज हम जो है सामाजिक विज्ञान के द्वितीय अध्याय जो इतिहास से संबंधित है, संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपने देखेंगे कि भारत पर जो है सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कौन था, या इसने जब है भारत पर आक्रमण कब किया था। तो मुस्लिम आक्रमणकारी का जो नाम आता है, उसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने ही बताते हैं कि जो भारत के अंदर जो है सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, और इसके बाद में जो है 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था उसका नाम है महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद भारत पर जिसने आक्रमण किया था उसका नाम आता है मोहम्मद गौरी। क्या नाम आता है? मोहम्मद गौरी। और इसी मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था जिसका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर जो है गुलाम वंश की नींव रखी थी, या हम बात करें कि एक तरह से जो है भारत के अंदर सल्तनत कालीन जो भारत है उसका प्रारंभ हो गया था, जहाँ के शासक जो है अपने नाम के आगे सुल्तान की उपाधि लगाते थे। तो सबसे पहले हम जो इस संघर्षकालीन भारत के अंदर जो है चर्चा करेंगे वो करेंगे अपने सल्तनत कालीन भारत की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सल्तनत कालीन भारत। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? सल्तनत कालीन भारत की चर्चा करेंगे। तो सल्तनत कालीन भारत के अंदर अगर हम देखें तो आपके 5 राजवंश आपको ध्यान में रखने हैं। किसमें? सल्तनत कालीन भारत के अंदर। ठीक है, सल्तनत कालीन भारत, इसके अंदर आपको जो है 5 राजवंश की हमने जो है हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपके मुख्यतः तो 2-3 ही राजवंश है, और उनमें ही जो है 1-2 शासक हैं जहां से आपके 10वीं क्लास से संबंधित जो है प्रश्न बनने वाले हैं। तो इस सल्तनत कालीन भारत के अंदर जो है 5 राजवंश कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है आपके गुलाम वंश का। किसका नाम आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आपके नाम आता है खिलजी वंश का। कौन सा वंश है? खिलजी वंश है। इसके बाद में आपके नाम आता है तुगलक वंश का। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में नाम आता है आपके सैयद वंश का। कौन सा वंश है? सैयद वंश। और अंत में नाम आता है आपके लोदी वंश का। कौन सा राजवंश है? लोदी वंश। तो ये जो है सल्तनत कालीन भारत के अंदर आपके 5 राजवंश आएंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब अगर इसमें जो है अपने समय की बात करें भी कब से कब तक है, ये लगभग आपके रहा था 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1290 ईस्वी तक रहा था। कौन सा वंश है? गुलाम वंश। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। और इसके बाद में लोदी वंश आता है तो 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रमुख राजवंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब इनमें हम संस्थापक की चर्चा साथ में ही कर लेते हैं भी, संस्थापक कौन कौन थे इसके अंदर। जो है गुलाम वंश के जो संस्थापक आते हैं उनमें मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया था, जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद में आपके नाम आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम आता है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का जो संस्थापक है उसका नाम आता है खिज्र खां। क्या नाम आता है? खिज्र खां। और लोदी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम आता है बहलोल लोदी। ठीक है, क्या नाम आता है? बहलोल लोदी। तो ये जो है आपके 5 राजवंश जो है, और इन 5 राजवंशों के जो प्रमुख संस्थापक है, मतलब स्थापना वर्ष तो प्रारंभ से ही आपको पता ही चल जाएगा। जैसे मान लो गुलाम वंश का स्थापना वर्ष पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है और कब किया? 1206 में। खिलजी का पूछे तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की है। तुगलक का पूछे 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की है। सैयद वंश का पूछे तो 1414 ईस्वी में खिजर खां ने की है। और अंत में लोदी वंश का पूछे तो 1451 में किसने की है? बहलोल लोदी ने की है। ठीक है, अब यहीं पर ही साथ साथ में चर्चा कर लेते हैं अपने। सबसे पहली बात तो गुलाम वंश को जो है इलबरी
इलबरी वंश या फिर यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोटा 1 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या कहा जाता है? इलबरी वंश या यामिनी वंश, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है आपके लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने जो है किसको राजधानी बनाई थी? लाहौर को राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई है? लाहौर को राजधानी बनाई है। और इसने अपने दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण दिया है। किसको संरक्षण दिया है? हसन निज़ामी को इसने क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। किसने? जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। क्या बात है, एक तो जो है लाख बख्श जो है वो इसका नाम है, लाहौर को राजधानी बनाया है। और एक इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया है? प्रारंभ किया। मतलब इसकी एक जो मंजिल है, पहली जो मंजिल है, उस मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर से देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाहौर को राजधानी बनाने वाला, हसन निज़ामी को संरक्षण देने वाला। कुतुब मीनार का निर्माण मतलब प्रथम मंजिल का निर्माण इसने करवाया था। और बाकी की जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, ठीक है, या उत्तराधिकारी जिसका नाम आता है इल्तुतमिश, ठीक है। और अंत में जो है ये चौगान मतलब पोलो खेलते हुए जो है अश्व से नीचे गिर गया था और जिसके कारण इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी के अंदर। तो ये था आपके जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब इसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, ये आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाहौर को राजधानी बनाई है, हसन निज़ामी को संरक्षण दिया है, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया एक तरह से, ठीक है। और चौगान या पोलो खेलते समय यह जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पर शासक आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो दूसरा शासक आएगा जिसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को जो है एक तरह से जो है गुलाम वंश का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संगठनकर्ता कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। और जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। और इल्तुतमिश ने लगभग जो है 1226 ईस्वी के आसपास, इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी के आसपास जो है किस पर अधिकार किया था? रणथंबोर पर अधिकार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने सिरोही को भी जीत लिया था। और इल्तुतमिश ने जो है मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के भिला, जो वहाँ पर भिला का दुर्ग है, उस भिला के दुर्ग पर भी इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इल्तुतमिश की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई थी। विशेषतः जो प्रश्न बनेगा वो यही है, वास्तविक संगठनकर्ता, ठीक है। और इसके बाद में जो है इल्तुतमिश के बाद में जो है इसकी पुत्री यहाँ की शासिका बनी थी जिसका नाम है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद में यहाँ पर जो शासक बनेगा उसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। तो भारत पर जो है या दिल्ली की राजगद्दी पर जो है प्रथम मुस्लिम शासिका है, ये कौन है? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है, ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम शासिका है रजिया सुल्तान। इसने बताते हैं कि पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और कोट वह टोपी जो है पहनना प्रारंभ कर दिया था। जैसे शासक पहनते हैं उन्हीं की तरह जो है इसने रजिया सुल्तान ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था, ठीक है। और एक अबिसिनिया निवासी था जिसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत, ठीक है। इस याकूत को इसने जो है अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। मतलब अश्वशाला का प्रधान बनाया था इसको, अश्वशाला का प्रधान बनाया था। और बाद में जो है इसकी भी मृत्यु हो गई थी जो है उत्तरी भारत के अभियान के दौरान। रजिया सुल्तान ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और प्रथम मुस्लिम शासिका है तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था, जो कि अमीर आखुर का पद कौन सा होता है? अश्वशाला का प्रधान होता है। और रजिया सुल्तान ने जो है पंजाब निवासी अल्तुनिया से क्या किया था? विवाह किया था। और इसके जो राज्य के कुछ सरदार थे जो इसके विरोधी थे, उन्होंने मिलकर इस रजिया सुल्तान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान के बाद में जो यहाँ का शासक बनेगा उसका नाम आता है बलबन। क्या नाम आता है? रजिया सुल्तान के बाद में यहाँ का जो शासक बनेगा उसका नाम आता है बलबन। तो अब हम बलबन की चर्चा करेंगे। बलबन, ठीक है। इसमें जो विशेष बात यह है कि पहली बात तो ये जो है इल्तुतमिश का एक जो है संघ था
अमीर गुलामों का, ठीक है, अमीर गुलामों का संघ था जो है जिसका नाम है चहलगामी, ठीक है। ये जो है मतलब 40 अमीरों का जो है अमीर गुलामों का क्या है एक संगठन है जिसमें 40 अमीर थे, और इन्हीं इसी संगठन का जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बलबन। क्या नाम है, बलबन उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो प्रसिद्धि है या फिर जहाँ से इसका प्रश्न पूछा जाता है वो है लोह एवं रक्त की नीति, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति, यहाँ से जो है इसका प्रश्न बनता है। किसका, बलबन का। लोह एवं रक्त की नीति क्या थी, ये प्रश्न बन रहा है, तो आपको याद रखना है भी लोह और जो रक्त की नीति है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो भी पुरुष हैं उन पुरुषों को तो इसने मरवा दिया, और जो भी महिला और जो बच्चे हैं उनको क्या है कि गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, अपना दास बनाकर इसने रखा था। किसको, जो है बलबन जो है इस लोह एवं रक्त की नीति क्या थी, या सीधा प्रश्न आ सकता है लोह एवं रक्त की नीति जो है किसकी है, तो नाम किसका आएगा, बलबन का नाम आएगा, ठीक है। इसने 2 प्रथाएं प्रारंभ की थी, सिजदा और पाबोस। कौन सी प्रथाएं प्रारंभ की थी, सिजदा और पाबोस, ठीक है। मतलब सिजदा का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि जो शासक है, जो सुल्तान है, उस सुल्तान को झुककर प्रणाम करना क्या होता है, सिजदा होता है। पाबोस का मतलब होता है सुल्तान को झुककर प्रणाम करना तथा उसके पैरों को चूमना, वो क्या कहलाता है, पाबोस कहलाता है। और यह है दोनों प्रथाओं का प्रारंभ किसने किया था, जो है बलबन ने किया था। बलबन की एक बात विशेषता ध्यान रखना, बलबन को जो सल्तनत कालीन जो प्रशासन है, प्रशासन में एक तरह से जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति या प्रशासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किसका माना जाता है, बलबन का माना जाता है। और इसके बाद में जो गुलाम वंश में शासक आया था उसका नाम है क्यूमर्स, ठीक है। और यह है जो है अंतिम गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करके कौन से वंश की नींव रख दी थी, खिलजी वंश की नींव रख दी थी। इसी के साथ ही आपके जो है गुलाम वंश क्या होता है, कंप्लीट होता है। जितने मैंने आपको बताया उतना ही आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, तो ठीक है। अब इसके बाद में जो है अपने चर्चा करेंगे कौन से वंश की, खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, खिलजी वंश की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो खिलजी वंश में अगर हम देखें तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, इसकी हत्या जो है इसी के दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसकी हत्या जो है कर दी जाती है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसने गुजरात के कर्णदेव बघेला को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, गुजरात के शासक कर्णदेव बघेला को इसने सर्वप्रथम पराजित किया था, ठीक है। इसने सन 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था, रणथंभौर पर अधिकार किया था। इसने सन 1303 ईस्वी के अंदर जो है चित्तौड़ को जीता था। कौन से क्षेत्र को जीता था, चित्तौड़ पर इसने जो है विजय प्राप्त की थी। इसका जो विश्वास पात्र सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम आता है मलिक काफूर, ठीक है। और इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। विशेषतः जो है इसने देवगिरी पर आक्रमण किया, और देवगिरी का जो शासक था उसका नाम आता है रामचंद्र देव। क्या नाम आता है, रामचंद्र देव। और इसी रामचंद्र देव को इसने जो है पराजित कर दिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसकी सहायता से पराजित किया था, मलिक काफूर की सहायता से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी था जिसका नाम क्या है, अमीर खुसरो। क्या नाम आता है, अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहता है, विश्व का सुल्तान कहकर संबोधित करता है। किसको, अमीर खुसरो को। तो विशेषतः जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप क्या जानते हैं, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या बताओगे भी, एक तो गुजरात के कर्णदेव बघेला को पराजित किया, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया या अधिकार किया, 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। इसका सेनापति था मलिक काफूर, इसकी सहायता से इसने जो है दक्षिण, ठीक है, एक होयसाल प्रांत भी पड़ता है, होयसाल, ये वर्तमान में जो तेलंगाना है उसके आसपास का क्षेत्र है होयसाल।
और देवगिरी पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, रामचंद्र देव जो है यहाँ जो देवगिरी का शासक था उसको क्या किया है, पराजित किया। इसका दरबारी जो है अमीर खुसरो, वो इसको अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से संबोधित करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहता है, ये विश्व का सुल्तान कहकर संबोधित करता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख 4 कार्य हैं उसके बारे में ध्यान से सुनना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बात तो जो प्रमुख 4 जो है अपने राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए जो 4 प्रमुख कार्य किए थे वो कौन कौन से थे। पहला तो इसने जो है जो अमीर वर्ग है, ठीक है, इस अमीर वर्ग के पास जो भी भूमि थी, बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को इसने क्या बनवाया, उपजाऊ बनाया और उससे कर वसूलना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अमीर वर्ग की जो भूमि थी जो अनुपजाऊ थी या फिर बंजर भूमि थी उसे उपजाऊ बनाकर वहाँ से राजस्व वसूल करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और अमीरों के आपसी मेल मिलाप को इसने क्या करवा दिया, बंद कर दिया। अमीरों के आपसी जो मेल मिलाप है उसको क्या कर दिया था, इसने बंद कर दिया। तीसरी बात, इसने जो है गुप्तचर विभाग का गठन किया था। किसका गठन किया था, गुप्तचर विभाग का गठन किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तो आपके सामने विशेष बातें आ रही है, कौन कौन सी, अमीर वर्ग जो है इसमें जो भूमि है, अमीर वर्ग जो इनके पास जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाकर वहाँ से जो है कर वसूलना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अमीरों के आपसी मेल मिलाप को इसने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और गुप्तचर जो विभाग है, गुप्तचर विभाग का इसने क्या किया, एक तरह से गठन किया है। तो ये सारा का सारा जो है इसके अंदर आपके आएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर गुप्तचर प्रणाली के अलावा जो यहाँ पर एक चौथी बात जो आपके सामने आती है वो है जो दिल्ली क्षेत्र है, उस दिल्ली के अंदर जो है शराब पीना जो है वो क्या कर दिया था, इसने निषेध कर दिया था। ठीक है, शराब पीना इसने क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। किसकी बात कर रहे हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अमीर वर्ग इनसे जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ करके वहाँ से क्या है, कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। अमीरों के आपसी मेल मिलाप को ख़त्म कर दिया। गुप्तचर विभाग को क्या कर दिया, इसने गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया और दिल्ली में शराब जो है वो निषेध कर दी। इसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण नीति आती है। ठीक है, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की जो है बाज़ार नियंत्रण जो है वो क्या है कि नीति आती है, कि बहुत ही अच्छी नीति थी बाज़ार नियंत्रण की, जिसके तहत इसने जो है बताती हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो है व्यक्तियों को पदों पर आसीन कर दिया था। और इसने यहाँ पर बाज़ार के अंदर भी जो है गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया था। और उसके तहत ऐसा होता था कोई भी अगर मतलब कुछ कम तोल कर देता है तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाए। तो ऐसा जो है बाज़ार नियंत्रण था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का जो है एक तरह से प्रथम शासक है जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। भारत का जो है प्रथम शासक है एक तरह से जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, और एक तरह से ध्यान रखना इसके अंदर जो है यहाँ पर इसने बाज़ार नियंत्रण में दंडाधिकारी भी नियुक्त किया था, मतलब जिसे नाम दिया गया है बाज़ार का दरोगा। क्या कहा गया है, बाज़ार का दरोगा कहा गया है। और ये जो है ये सारे के सारे जो कार्य है इसने किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाज़ार नियंत्रण नीति के तहत किए थे। ठीक है, और इसने जो है 1303 ईस्वी में जो है अलाई किले का क्या करवाया था, अलाई किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जिसके जो है 7 दरवाजे थे। ये थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। और इसी के साथ साथ ही आपके जो है खिलजी वंश भी क्या होता है, पूरा होता है। और इसके आगे जो है आपके वंश आएगा, राजवंश आएगा जिसका नाम क्या है, तुगलक वंश। तो खिलजी वंश में जो है महत्वपूर्ण शासक एक ही है जिसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अब इसके बाद में जो है नाम आएगा आपके तुगलक वंश का। और तुगलक वंश में नाम किसका आएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। और यह इस वंश का क्या है, संस्थापक है। ठीक है, इसके बाद में जो है मोहम्मद तुगलक का नाम आता है जो कि इस वंश का जो है प्रमुख शासक है या महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय में जो है सल्तनत काल लगभग कितने प्रांतों में बंटा हुआ था, 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है
सल्तनत काल जो है कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 23 प्रांतों में बटा हुआ था। और इसने अपने राज्य में जो है 5 कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए थे। पहला कार्य इसने जो है दोआब में कर वृद्धि का किया था। किसका किया था? दोआब में कर वृद्धि का किया था। दूसरा जो है इसने राजधानी परिवर्तित की थी। राजधानी परिवर्तित की थी। दोआब में कर वृद्धि का किया था, राजधानी जो है परिवर्तन किया था। तीसरा जो कार्य है वो है इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चौथा जो कार्य है वो है खुरासान पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, किस पर? खुरासान पर आक्रमण किया था। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो है प्रमुख कार्य माने जाते हैं। कौन कौन सा है? दोआब में कर वृद्धि का आ जाएगा, और इसके बाद में जो है राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, और इसके अलावा जो है कराचिल की तरफ अभियान भी इसी का ही आएगा। कराचिल की तरफ अभियान, ये भी इसके जो है प्रमुख कार्यों में ही आएगा। देखो दोबारा सुन लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है 5 प्रमुख कार्य पूछे जाते हैं। दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, राजधानी परिवर्तन, राजधानी जो है इसने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके जो है वो किसको बनाया था? एक तरह से नाम आता है आपके देवगिरी, और इसका नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर देवगिरी का क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कुछ समय तक इसने जो है कुछ मुद्राओं का, सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था, लेकिन बाद में लोगों ने जो है एक तरह से जाली मुद्राएं जो है वो चलाना अपने राज्य में प्रारंभ कर दी, जिसके कारण इसको भी बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। बस तुगलक वंश के अंदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है इतना ही कार्य आएगा, और इसके बाद में जो है यहाँ से ही आपके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भी इसने जो है अपनी राजधानी को, कौन सी राजधानी बनाई थी? तो आपके नाम याद रखना है, दौलताबाद को इसने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी, जिसे क्या कहा जाता है? देवगिरी कहा जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो आएगा उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश में जो प्रमुख शासक आएगा जिसका नाम आएगा आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके भी प्रमुख कार्यों में जैसे है 2-3 प्रमुख कार्य महत्वपूर्ण रूप से हैं इसके। जैसे इसने जो है पानी की समस्या को, पंजाब क्षेत्र के आसपास में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था, और अपने राज्य में जितने भी कर थे 23-24 जितने भी कर थे सब करों को इसने समाप्त करके 4 ही कर रखे थे इसने मुख्यतः, जिसमें जो है नाम आता है खराज, जकात, खम्मस और जजिया। ठीक है, खराज, जकात, खम्मस और जजिया, ये किसका कार्य आएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना प्रारंभ किया था। जजिया कर क्या होता है कि जो गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता है वो कौन सा कर होता है? जजिया कर कहलाता है। जैसे मतलब मुस्लिम राज्य है, उस मुस्लिम राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रहता है, तो शासक उनसे कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं? जजिया कर कहते हैं, जिसका प्रारंभ मैंने आपको बताया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत में लेना प्रारंभ किया था। और ध्यान रखना, जजिया कर जो है ब्राह्मणों और स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना प्रारंभ किया था। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना भी, प्रमुख रूप से इसके कार्य जो है यही आएंगे इसके अंदर। और दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, पानी की समस्या को दूर करने के लिए इसने किसका निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। और गैर इस्लामिक जो सजाएं थी उसको भी इसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। गैर इस्लामिक सजाएं थी, इन सजाओं को भी इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया था? अपने राज्य में समाप्त कर दिया था। ठीक है, और दीवान ए बंदगान के नाम से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दीवान ए बंदगान के नाम से इसने एक दासों का क्या बनाया था? संगठन भी बनाया था। और ये किसकी बात है? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसी के साथ ही आपके जो है तुगलक वंश भी क्या होता है? सॉरी, फिरोज शाह तुगलक की। दीवान ए बंदगान जो है वो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी के साथ ही आपके जो तुगलक वंश है वो भी क्या होता है? समाप्त होता है। अब सैयद वंश में कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी शासक का कोई विशेष योगदान नहीं रहेगा, आपको सिर्फ शासक का नाम याद रखना है। लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद जो शासक आया था जिसका नाम है सिकंदर लोदी। ठीक है,
सिकंदर लोदी ने जो है भूमि की नाप हेतु जो है 30 इंच भूमि की नाप हेतु इसने जो है एक गज चलाया था। ठीक है, गज जो है चलाया था, जिसे नाम दिया गया है सिकंदरी गज। ठीक है, सिकंदरी गज की अगर हम बात करें तो विशेष बात यह है कि ये जो सिकंदरी गज है, इस सिकंदरी गज में क्या होता था कि भूमि की नाप है तो, लेकिन इसके बाद में जो है इसी गज के आधार पर जो है किसका निर्धारण किया जाता था, गज के आधार पर राजस्व का निर्धारण भी किया जाता था। ठीक है, सिकंदरी गज, और जो कि कितना होता था, लगभग 30 इंच का होता था। सिकंदरी गज कितना है, 30 इंच का होता था। इसी के साथ ही आपके जो है इसी लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी पर जो है आक्रमण किसका हुआ है, प्रथम मुगल बादशाह जिसका नाम है बाबर, और इसी के साथ ही सल्तनत काल भी समाप्त होता है। और बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत के अंदर जो है किसकी, मुगल वंश की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी। इसके बाद जो है आपके आएगा सल्तनत कालीन प्रशासन। ठीक है, सल्तनत काल की बात कर ली थी हमने 5 राजवंशों की। इसके बाद आपके आएगा सल्तनत कालीन प्रशासन, जिसके अंदर सर्वप्रथम सुल्तान। तो जो सल्तनत काल के जितने भी शासक थे वो सभी के सभी शासक जो है वो किसकी उपाधि धारण किया करते थे, सुल्तान की उपाधि धारण किया करते थे। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था उसका नाम आता है आपके महमूद गजनवी का। क्या नाम आता है, महमूद गजनवी का। और राज्य का जो सारा का सारा नियंत्रण है वो किसके अधीन होता था, सुल्तान के अधीन होता था। चाहे वो न्याय विभाग है, चाहे कोई अन्य विभाग है, उन सभी के अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता था, सुल्तान ही करता था। ठीक है, प्रमुख पद जो है राज्य में किसका माना जाता था, सुल्तान का माना जाता था। और ये इनकी उपेक्षा भी की जाती थी कि उलेमाओं की बातों को भी माने। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके पद आएगा किसका, अमीर। ठीक है, अमीर जो वर्ग है इसमें भी ये जो है महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। किसके अंदर योगदान रखते थे, ठीक है, आपके सल्तनतकालीन प्रशासन का, क्योंकि अमीर वर्ग का जो है इस पे प्रभाव रहता था। और अमीर भी जो है एक दो प्रकार के थे, एक तो तुर्क अमीर होते थे और दूसरे हैं गैर तुर्की अमीर। और इल्तुतमिश के समय में इनका प्रभाव जो है राज्य पर रहता था। और इल्तुतमिश के समय में क्या है कि जो अमीरों का वर्ग है वो क्या कहलाया था, चहलगानी कहलाता था। ठीक है, इल्तुतमिश के समय में जो अमीरों का वर्ग है वो क्या कहलाता था, चहलगानी कहलाता था। इसके बाद में जो है आपके एक तीसरा जो है केंद्रीय शासन एक संस्था आएगी जिसका नाम है आपके मजलिस ए खलवत। ये केंद्रीय शासन संस्था थी, एक तरह से वर्तमान में मंत्री परिषद की तरह थी, जिसका नाम क्या है, मजलिस ए खलवत। और इसके जो है प्रमुख 4 स्तंभ थे। मतलब पहला जो स्तंभ है उसमें नाम आएगा आपके वजीर। ठीक है, और वजीर का जो कार्यालय होता था वो दीवान ए विजारत कहलाता था। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था, दीवान ए विजारत कहलाता था। और ये मतलब एक तरह से वित्त विभाग की तरह ही जो है होता था। इसके बाद में जो है दूसरा इसका स्तंभ आएगा वो है आरिज मुमालिक। क्या नाम आएगा, आरिज मुमालिक। ठीक है, और तीसरा जो इसमें नाम आता है वो आपके दीवान ए इंशा। क्या नाम आता है, दीवान ए इंशा, जो क्या होता था, एक तरह से वित्त विभाग होता था। चौथा है इसके बाद में आपके दीवान ए रिसालत। ये एक तरह से आपके विदेश मंत्री की तरह क्या करता था, कार्य करता था। और इसके बाद में अगर हम देखें सद्र उस सुदूर, मतलब जो राज्य में जो धर्माधिकारी था या धर्म विभाग का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, सद्र उस सुदूर कहलाता था। क्या कहलाता था, सद्र उस सुदूर। मतलब जो धर्म विभाग का अधिकारी जो था वो क्या कहलाता था, सद्र उस सुदूर कहलाता था। इसके बाद में जो है प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था, जो प्रांत अलग अलग जो प्रांत थे उन प्रांत के जो अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, वली आन नाजिम कहलाते थे। प्रांत के अधिकारी जो है वो क्या कहलाते थे, वली या नाजिम कहलाते थे। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो सिख जो है वो जिले का राजस्व अधिकारी होता था। सिख किसे कहते हैं, जिले का राजस्व अधिकारी होता था। राज्य में जो सेनाएं अगर किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करती, अगर वह वहां से कोई भी धनराशि लूट कर लेकर आती तो उस लूट के माल को खम्मश कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? खमश कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये है आपके जो है सल्तनत कालीन प्रशासन की जो आपके जो छोटा प्रश्न है या 4 नंबर का जो भी प्रश्न यहाँ से बनेगा, ये प्रमुख रूप से आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले आप सुल्तान का ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो है अमीर वर्ग जो है, क्योंकि अमीर वर्ग का प्रभाव जो है राज्य पर अधिक था, जिसमें 2 प्रकार के अमीर है। और इल्तुतमिश के समय में जो अमीर वर्ग है वो क्या कहलाता था? इसके बाद में जो है मजलिस ए खलवत जो है, ये एक तरह से केंद्रीय शासन संस्था थी। इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? वजीर है, ठीक है। इसके बाद में आरिज मुमालिक है, दीवान ईशा है, दीवान रिसालत है। इसके बाद में धर्म विभाग का अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था? सद्र उस सुदूर कहलाता था। और प्रांतपतियों को क्या है? वली या नाजिम कहते थे। और सिख जो है वो जिले का क्या होता था? राजस्व अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था? सिख कहलाता था, ठीक है। तो ये आपके आएगा सारे के सारे किसमें? सल्तनत कालीन प्रशासन के अंदर। इसके बाद में जो है आपके सल्तनत कालीन प्रशासन के बाद में हम एक जो है अगला काल जो प्रारंभ करेंगे, या एक अलग जो है इसके बाद जो है दिल्ली प्रशासन करने वाला जो राजवंश है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपके नाम आता है मुगल वंश। क्या नाम आता है? मुगल वंश नाम आता है। तो आप इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए मुगल वंश। तो सबसे पहले जो है मुगल वंश की जो बात आती है, तो मुगल वंश में सबसे पहले आता है इसका संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो है संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और कौन सी रियासत से संबंधित था? ये जो है ये फरगना रियासत से संबंधित था। कौन सी रियासत से संबंधित था? फरगना, ठीक है। और ये जो है पहला शासक है, मुगल वंश में पहला शासक है जिसने जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। पहला शासक है मुगल राजवंश में जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो इसके जो पिता हैं, ठीक है, मिर्ज़ा उमर शेख। पिता का नाम क्या है? मिर्ज़ा उमर शेख, ठीक है। और ये जो है ये तैमूर लंग के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? तैमूर लंग के वंशज थे, ठीक है। और लगभग अगर हम तैमूर लंग की दृष्टि से देखें तो बाबर जो है इनका 5वां वंशज माना जाता है। किनका? तैमूर लंग का। और माता जो है, इनकी माता जो है वो चंगेज़ खां की वंशज मानी जाती है। चंगेज़ खां की क्या मानी जाती है? वंशज मानी जाती है। और अगर हम देखें कि ये जो है माता का नाम, पहली बात तो याद रहे तो अच्छी बात है। माता का नाम था इनके कुतलुग निगार खानम। माता का नाम क्या आता है? कुतलुग निगार खानम आता है। और ये जो है चंगेज़ खां की वंशज थी। और बाबर अगर देखें चंगेज़ खां की दृष्टि से या माता की दृष्टि से देखें तो ये चंगेज़ खां का 14वां वंशज माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में बाबर ने जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। कब? 1526 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1526 ईस्वी में जो है लड़ाई लड़ी गई थी, उसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये मैंने आपको बताया था सल्तनत कालीन में जो अंतिम शासक आता है जिसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और सामने कौन है आपके? बाबर। दोनों के मध्य लड़ा गया था जिसमें कौन विजित रहा था? आपके बाबर विजित रहा था। और बाबर जब विजित रहा तो इसने जो है भारत पर या फिर दिल्ली पर जो है मुगल वंश की क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें जो है विजय किसने प्राप्त की थी? बाबर ने प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद में बाबर का जो दूसरा युद्ध माना जाता है 1527 ईस्वी में, वो युद्ध माना जाता है आपके खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध माना जाता है? खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध जो है मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजित रहता है, सांगा पराजित होते हैं। और इस युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का अंत करने वाला, और काफिर होते हैं धर्म विरोधी। तीसरे जो है इसका युद्ध माना जाता है 1528 ईस्वी में बाबर का चंदेरी का युद्ध माना जाता है। कौन सा युद्ध माना जाता है? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध जो है वो आपके लड़ा गया था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक था, एमपी में पड़ता है चंदेरी, ठीक है। मेदिनी राय और मेदिनी राय सामने कौन है? बाबर। इनके मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर क्या है? विजित रहा था। और अगला जो चौथा युद्ध माना जाता है 1529 ईस्वी में बाबर का, वो माना जाता है घाघरा का युद्ध।
कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध माना जाता है। इसमें जो है 1 लाख अफगान सरदार थे, ठीक है, 1 लाख अफगान सरदार थे। और कौन है? बाबर, जिसमें अफगानों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था और 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा था। इसने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे और चारों में ही ये क्या रहा था? विजित रहा था। और 1530 के अंदर जो है बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसे जो है पहले तो आगरा में और बाद में जो है इसकी इच्छा के अनुसार जो है इसे काबुल में दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था? बाबर को बाद में काबुल में दफनाया गया था। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें बाबर के बारे में, तो बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है, बाबरनामा, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी थी, ठीक है। और इससे जो है इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था, ठीक है। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। यहाँ से आपके छोटा प्रश्न बन सकता है। इसी के साथ ही जो है आपके बाबर जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसमें अपने जो है मुगल वंश का जो है पहला शासक जो है बाबर पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।